जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चली थी उसके सेट नंबर 20 का जो हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एकल नृत्य के रूप में किसको जाना जाता है। तो केरल के जो है वो दो शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें मोहिनी अट्टम को एकल नृत्य के रूप में जानते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के स्त्री रूप को दर्शाया गया है। मोहिनी अट्टम में जादूगरनी का नृत्य भी मोहिनी अट्टम को कहते हैं। इसमें जो साड़ी पहनी जाती है उस साड़ी को हम कसाबू साड़ी कहते हैं। इसका वर्णन जो है वो व्यवहार माला पुस्तक से मिलता है मोहिनी अट्टम का, और लेखक जो है व्यवहार माला के ये है नारायण नंदुगिरी। कौन है? नारायण नंबूदिरी इसके लेखक है। किसके? व्यवहार माला पुस्तक के। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका तीजन बाई। तीजन बाई किससे संबंधित हैं? तो ये पंडवानी से संबंधित हैं, जो कि छत्तीसगढ़ का लोक गीत है। ठीक है, इन्हें पद्म विभूषण जो है वो 2019 में मिला है। पंडवानी की बात कर लेते हैं तो ये महाभारत पर आधारित है। इसमें नायक को भीम माना जाता है। क्या माना जाता है? भीम माना जाता है। ठीक है, इन्हें पद्मश्री कब मिला है? तो तीजनबाई को जो पंडवानी से संबंधित है इन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और पद्म विभूषण जो है इन्हें 2019 में मिला है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो लावणी, गोधल और भारुड़ ये महाराष्ट्र के हैं। सुलोचना चावड़ की बात कर लेते हैं तो इन्हें पद्मश्री जो है वो 2022 में मिला है, और ये लावनी से संबंधित है। वैशाली सामंत भी किससे संबंधित है? तो ये लावनी से संबंधित है। अश्विनी देश पांडे ये जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। बैतूल बेगम की बात कर लेते हैं, ये मांड लोकगीत से संबंधित है। अरिजीत सिंह जो कि बॉलीवुड में गायक के रूप में है, सिंगर है। ठीक है, पद्म भूषण की बात कर लेते हैं तो 2025 में पद्म भूषण जो है वो गजल गायक पंकज उदास को मिला है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं पंकज उदास किससे संबंधित हैं? तो ये एक गजल गायक हैं। ट्रेसे डेस नामक जीवनी किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? तो ये जो ट्रेसे डेस नामक जीवनी है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखी गई है, और इन्होंने अपनी आत्मकथा जो खुद पर्सन जैसे मैं हूँ और मैं अपनी जीवन की कथा लिखूं किसी डायरी में तो वो उसको बोलते हैं आत्मकथा। ठीक है, और जो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसको बोलते हैं जीवनी, किसी दूसरे पर लिखना। तो इनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। किनकी? एपीजे अब्दुल कलाम की। टुवार्ड्स फ्रीडम ये जवाहरलाल नेहरू की है। द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की है। माइक टाइम्स ये जेपी कृपलानी की है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये भीमराव अंबेडकर की है। आमार जीवन की बात कर लेते हैं तो ये रस सुंदरी देवी की पुस्तक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो सर्वप्रथम 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो कि चेस से संबंधित है। लेकिन पहला क्रिकेटर जो है 1997-98 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1997-98 में पहले क्रिकेटर को मिला था। दूसरे क्रिकेटर कौन है? तो ये है गीत सेठ। गीत सेठी है। कौन है? गीत सेठी। पहली महिला कौन है? तो पहली महिला थी के मल्लेश्वरी। इन्हें 94-95 में मिला था। सबसे युवा कौन है? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा शायद शूटिंग से संबंधित है ना। इन्हें 2000 से 2001 वाले में मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2024 में मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित है, और डी गुकेश ये चेस से संबंधित है। ठीक है, और प्रवीण कुमार इन लोगों को जो है 2024 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। सार्क राष्ट्रों द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क SAARC इसका हेडक्वार्टर जो है भूटान थिम्पू में स्थित है। कहाँ पर है? भूटान थिम्पू में इसका डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय। ठीक है, वैसे देखो एक सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय जो है वो भूटान थिम्पू में है, लेकिन सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू में। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में बना था। कहाँ पर? ढाका में। देखो नॉर्मल सार्क पूछा जाए
कि स्थापना के समय कहाँ पर था मुख्यालय, तो ढाका बताएंगे। वर्तमान समय की पूछी जाए तो काठमांडू बताएंगे। लेकिन सार्क डेवलपमेंट फंड की बात कर लेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो थिम्पू भूटान में है। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 8 सदस्य देश हैं, जिसमें 8वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। पर्यवेक्षक देश की बात कर लेते हैं तो पर्यवेक्षक देश नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ इतने पूछे जाते हैं कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। अगर फिर भी पूछ ले तो एक बढ़ा देना इसमें। सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो सार्क यूनिवर्सिटी जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। यूएन यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो यूएन यूनिवर्सिटी जापान टोक्यो में स्थित है। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कब शुरू हुई थी, तो ये नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जो है ये भारत की जो है वो है नाविक, जो कि 2006 में शुरू हुई थी। कौन, भारत की कौन सी है, ये है नाविक, जो कि 2006 में शुरू हुई थी। यूरोपियन की बात कर लेते हैं तो ये गैलीलियो है। कौन सी है, गैलीलियो। रसिया की बात कर लेते हैं तो ग्लोनास है। क्या है, नेविगेशन उपग्रह कौन सा है, ग्लोनास। जापान की बात कर लेते हैं, ये है क्वासी। क्या है, क्वासी। चीन की बात कर लेते हैं तो ये है बीडीएस। और यूएसए की बात कर लेते हैं तो ये है जीपीएस। और जीपीएस आपको पता होगा, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। नेविगेशन अपन लोग जैसे क्या बोलते हैं, मैप वगैरह ओपन करते हैं ना, तो जिसमें डायरेक्शन दिखाते हैं उसी को बोलते हैं नेविगेशन। RAW रॉ का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसका फुल फॉर्म है किसका, रॉ का। ये 1968 में बनता है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। जिसका मोटो जो है वो धर्मो रक्षिति रक्षत, इसका फुल फॉर्म वो मोटो है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो रवि सिन्हा रॉ के अध्यक्ष हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की बात कर लेते हैं तो 1887 में इसकी स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। रॉ का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। एजरा कप किससे संबंधित है, तो एजरा कप जो है ये पोलो से संबंधित है। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। लेकिन वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 7 होती है। ठीक है। कोलंको कप जो है ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी पोलो से संबंधित है। लेकिन ये दुनिया की सबसे ऊंची ट्रॉफी है। कौन सी है, कोलंका कप जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची ट्रॉफी के रूप में आती है, और जो किससे संबंधित है, पोलो से। विटनी कप ये भी पोलो से संबंधित है। और एजरा कप ये भी किससे संबंधित है, तो पोलो से संबंधित है। और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। राइडर, डनहिल और सर्किट ये गोल्फ से संबंधित है, कप है। स्क्वेलिंग और कार्बोलोन ये टेबल टेनिस से संबंधित कप है। कलकत्ता कप और बेब एलिस कप ये रग्बी फुटबॉल से संबंधित हैं। केरल में स्थित संग्रहालय कौन सा है, तो केरल में जो स्थित संग्रहालय है वो है नेपियर संग्रहालय। कौन सा, नेपियर संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय ये हैदराबाद में स्थित है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय ये जयपुर में स्थित है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम ये 1814 में बना था कोलकाता में, जिसे भारतीय संग्रहालय के नाम से भी हम जानते हैं। राष्ट्रीय खेल संग्रहालय ये नई दिल्ली में स्थित है। कैलिको म्यूजियम ये अहमदाबाद में स्थित है। प्रिंस वेल्स की बात कर लेते हैं, ये मुंबई में। सिटी पैलेस ये उदयपुर में। और छत्रपति शिवाजी संग्रहालय ये मुंबई में स्थित है। जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो की सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी, तो आज़ाद हिंद रेडियो की जो सेवा है ये 1942 से शुरू होती है, जिसका हेडक्वार्टर पहले जर्मनी बनाया गया था, फिर सिंगापुर आता है, फिर म्यांमार में। ठीक है, नहीं मतलब जर्मनी में भी बना था, सिंगापुर में भी बना था, और म्यांमार में भी। किसका, आज़ाद हिंद रेडियो का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से 1945 तक चलती है। और उसी बीच में जो है 23 अक्टूबर 1942 को इसकी स्थापना हो जाती है आज़ाद हिंद रेडियो की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो कि आज़ाद हिंद फौज का गठन इनके ही द्वारा किया गया था, किसके साथ में इन्होंने किया था, तो ये मोहन सिंह के साथ में 1942 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो की थी। और एससी को कमान जो है ये
सुभाष चंद्र को कमान जो है ये 1943 में दे दी गई थी। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की घोषणा होती है। आपसे पूछा जाए कि अस्थायी सरकार की घोषणा कब होती है, तो ये 1943 में होती है। कब? 21 अक्टूबर 1943 को। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो 1942 में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है इसको अंगीकृत किसने किया था? तो वर्धा ड्राफ्ट जो है वर्धा समिति, इसके द्वारा जो है वो भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लाए थे, वर्धा समिति को। मुंबई से ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुई थी कौन सी भारत छोड़ो आंदोलन? ये कब होती है? ये 1942 में होती है। इसमें एक समिति के कौन अध्यक्ष बने थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद इसमें अध्यक्ष बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 को होता है। कब? अगस्त क्रांति के रूप में। अरुणा आसफ अली भी इसमें शामिल थे। महात्मा गांधी ने इसमें करो और मरो का नारा दिया था। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को चलता है। 9 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ऑपरेशन जीरो हावर के तहत, किसको? ऑपरेशन जीरो हावर के तहत महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस दिन जो है वो कलकत्ता में थे। कहाँ पर थे? कलकत्ता में थे। भारतीय स्वतंत्रता एक्ट की बात कर लेते हैं तो ये 4 जुलाई 1947 को आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको लाते हैं। कब? अर्धरात्रि में ये स्पीच देते हैं ट्रुथ विथ डेस्टिनी के तहत। क्या कहते हैं ये स्पीच में? ट्रुथ विथ डेस्टिनी। पाक में उस समय गवर्नर कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही जो है वो पाक में पाकिस्तान के गवर्नर बनाए जाते हैं। लेकिन उस समय जो है वो पीएम कौन बनाए जाते हैं? तो लियाकत अली जो है ये उसके पाकिस्तान के पीएम बनाए जाते हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में जिसको हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। इन्हें सरदार की उपाधि जो है वो बारदौली का जो सत्याग्रह है वो 1928 में होता है और वहीं की महिलाओं के द्वारा जो है वो सरदार की उपाधि इन्हें दी जाती है। आंध्र केसरी के रूप में किसको जानते हैं? तो टी प्रकाशन को जानते हैं। यंग तुर्क के नाम से किसको जानते हैं? तो चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं। माता वसंत को किसके नाम से जानते हैं? तो एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं, जो कि आईएनसी की पहली फीमेल अध्यक्ष बनी थी। भारतीय की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। शांति पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। प्रियदर्शनी के नाम से किसको जानते हैं? तो इंदिरा गांधी को जानते हैं। दीन बंधु के नाम से किसको जानते हैं? तो CF एंड्रूज को जानते हैं। देश बंधु के नाम से किसको जानते हैं? तो चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जानते हैं। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र की जो है वो विशाल गिलहरी राज्य की राजकीय पशु है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो नीलगिरी ताहर जो है यहाँ का तमिलनाडु का राजकीय पशु है। हरियाणा का काला हिरण है, ठीक है। हिम तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। गोवा की बात कर लेते हैं तो गौर यहाँ का राजकीय पशु है। उत्तराखंड का कस्तूरी मृग है। हाथी कहाँ कहाँ का है? तो केरल, उड़ीसा और कर्नाटक यहाँ का है। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं तो यहाँ का हंगुल है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मिथुन है यहाँ का। और असम की बात कर लेते हैं तो एक सींग वाला गैंडा जो है काजीरंगा में जो इसके लिए फेमस है, वहीं का ये राजकीय पशु है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध महिला वकील कौन है जिन्होंने आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था? तो 377 जो है इसके विरुद्ध जो है कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था, ये है मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। कौन है? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू जो है इन्होंने धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। ये है क्या? आईपीसी जो है ये 1860 में लागू होती है, लेकिन वर्तमान समय में जो है वो आईपीसी को हटाकर वीएनएस कर दिया गया। वीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। ये भारतीय न्याय संहिता जो है ये 2023 के रूप में जानते हैं, ठीक है, जिसमें अभी मतलब ये चेंज कर दी गई है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीडर कोड इसका फुल फॉर्म होता है और ये 1973 में आती है और लागू ये 74 में
होती है। ठीक है, नया नाम इसका क्या है, देखो आईपीसी का तो बीएनएस कर दिया गया था, लेकिन सीआरपीसी का नया नाम क्या है, बीएनएसएस। ठीक है, 370 के विरुद्ध किसने कानूनी लड़ाई लड़ी थी, तो मेनका और अरुंधति, इन दोनों लोगों ने लड़ी थी। किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, तो नागालैंड को विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो अंग्रेजी बोली जाती है। ए के तहत नागालैंड आता है, बी के तहत असम आता है, सी के तहत मणिपुर आता है। डी और ई के तहत जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आता है। एफ के तहत सिक्किम आता है, एफ। जी के तहत मिजोरम आता है। एच के तहत अरुणाचल प्रदेश आता है। आई के तहत गोवा आता है और जे के तहत जो है वो कर्नाटक आता है। ठीक है, विशेष दर्जा इन लोगों को प्राप्त है 371 के अलग अलग क्लॉज नंबर में ये वर्णित है। ठीक है, सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं, तो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे जो है वो है प्राथमिक तरंगे। कौन सी हैं, प्राथमिक तरंगे, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों का ही मिक्सचर होता है। सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी होती हैं, तो लव तरंगे जो है ये सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं। और भूकंपीय तरंगों की बात कर लेते हैं तो ये प्राथमिक तरंगे हैं। सबसे कम स्पीड जो है वो इन्हीं की होती है, किनकी, लव तरंगों की, लेकिन ये सबसे खतरनाक होते हैं। कब कितनी होती है, तो 3 से 4 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। द्वितीय तरंगें कैसी होती हैं, तो द्वितीय तरंगें केवल सॉलिड होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, केवल सॉलिड होती है, लेकिन प्राथमिक तरंगें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही होती हैं। सिस्मोलॉजी की बात कर लेते हैं तो जो पृथ्वी का अध्ययन होता है, नहीं पृथ्वी नहीं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी इसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेशम के जो मतलब रेशम के अध्ययन को क्या बोलते हैं, रेशम के कीटों को, तो उसको सेरिकल्चर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक घट जाती है तो यह इंगित करती है कि मौसम क्या हो रहा है, तो मौसम जो है वो बहुत तूफानी हो जाएगा, ये डिकोड करता है। वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो किससे मापते हैं, तो ये हाइग्रोमीटर से मापते हैं। वायु दाब की इकाई मापन किससे होती है, तो ये मिलीबार से होती है। अगर वृद्धि हो जाए किसमें, रीडिंग में, तो क्या होगा, तो ये साफ मौसम को दर्शाता है। अगर घट जाए तो तूफान आता है। ठीक है, कॉरियोलिस बल के संबंध में कथन क्या है कि यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है और यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कॉरियोलिस यह भूमध्य पर नहीं होता है। इसमें ये टॉपिक है, बस इनको एक बार पढ़ लेना है। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है, तो ये है टेमासेक। क्या है, सिंगापुर का पुराना नाम है टेमासेक। बर्मा, जिसको रंगून या म्यांमार के नाम से जानते हैं। सिलोन, श्रीलंका। निप्पन, जापान के नाम, जापान को बोलते थे निप्पन। श्याम जो है वो थाईलैंड को नाम से जानते थे, पहले श्याम के नाम से। कांगो को जारे के नाम से जानते थे, वर्तमान समय में कांगो जानते हैं। इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जानते थे। ठीक है, किस वर्ष में इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी, तो 1959 में जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। सेल की बात कर लेते हैं तो 1954 में, ओएनजीसी की 1956 में, भेल की 1964 में, एचपीसीएल की 1974 में, सीआईएल की 1975 में, एनटीपीसी की 1975 में। गेल की बात कर लेते हैं, देखो भेल और गेल में आप कन्फर्म हो मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भेल पहले आता है तो उसको 64 लगाएंगे, और जी जो है वो बाद में आता है, इसको 1984 लगाएंगे। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा है, तो एडम जो है इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा है, ये मार्शल ने कहा है। चुनाव का विज्ञान किसने कहा है, तो रॉबिन्स ने कहा है। एडम जो है इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशन का 1776 में, और इनके ही द्वारा द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट लाई गई थी। कब, ये पुस्तक है इनकी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट 1759 में ये आती है। ठीक है, किसके, एडम के द्वारा। एफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इसकी फुल फॉर्म है। देखो मान लो कोई व्यक्ति है विदेश में रहता है और वो भारत में अपने फैमिली को पैसा भेजता है, तो वो एफसीसीबी के द्वारा ही उसकी जो करेंसी है वो चेंज होती है। एफसीईबी की बात कर लेते हैं तो एक्सचेंजेबल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। एमआरपी की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है।
GDFCC यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। BPLR की बात कर लेते हैं तो बेंचमार्क प्राइम कोडिंग रेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फसलों के लिए कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो CACP जो है, जिसको हम कृषि लागत और मूल्य आयोग के नाम से जानते हैं और जिसका पुराना नाम जो है वो APC है, और ये कब रखा गया था? तो 1965 में रखा गया था। लेकिन CACP जो है ये 1985 में इसका नाम बदल कर रख दिया जाता है, किसका? कृषि लागत और मूल्य आयोग का। इसमें 24 फसलें आती हैं, जिसमें 14 जो है वो खरीफ की हैं, 6 रबी की हैं और 2 जो है वो कमर्शियल आती हैं और 2 जो हैं वो लहरी फसलें आती हैं। गन्ने के लिए जो है वो फेयर एंड र्यूमिनल प्राइस जो है इसमें रखा जाता है, किसमें? गन्ने के अंतर। FRB वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्रदर्शित करने के लिए ब्राउज़र आमतौर पर किस भाग का प्रयोग करता है? तो www का ये फुल फॉर्म है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको ब्राउज़र आमतौर पर किस भाषा का प्रयोग करता है? तो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें अभी शायद उत्तर प्रदेश कांस्टेबल या फिर शायद SI वाले में ये पूछा गया था, अभी RWA पर जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें HTML का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। www की बात कर लेते हैं तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में लाया गया था। WWWC की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है इसको 1994 में लाया जाता है। कैसा लगा आपको वीडियो? मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।